दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेरिकल स्टडी विद सानू में। जैसा कि हम आधुनिक भारत की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, उसमें हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन तक पढ़ लिया है, जितनी यूरोपीय कंपनियां आई थी। अगला चैप्टर है हमारा नवीन स्वायत्त राज्य का उदय। 18वीं शताब्दी में भारत में क्या हुआ कि नए स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए सारे अयोग्य शासक सिद्ध हुए। उसके कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय समावेश में भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक शून्यता का वातावरण क्रिएट हुआ, जिसमें सैन्य बल कमजोर हुआ, राजनीतिक दुर्बलता सामने आई। जिस कारण से क्या हुआ कि भारत में जो सूबेदार थे और यहाँ के जो प्रादेशिक सरदार थे, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग उठी। साथ साथ क्या हुआ कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के जितने भी, ये जो भारत का ये वाला जो इलाका लगता है, ये जम्मू कश्मीर से ऊपर, ये पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है, इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र के जितने भी सूरवीर योद्धा थे, यानी कि जो लड़ाके हुआ करते थे, उनका भारत की ओर रुझान बढ़ गया। और उनके कारण से जो अव्यवस्था फैली, उसका लाभ उठाकर कई भारतीय लोगों ने अपने पर्टिकुलर क्षेत्रों में क्या किए, नए स्वायत्त राज्य का उदय कर लिया। उनमें से हम चलो देखते हैं, इनमें से जो नए स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ, उनमें से प्रमुख हैं अवध। अवध जो था, अवध स्वायत्त राज्य बना, वो उसके संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक जो था वो था शहादत खां। कौन था? शहादत खां उसका संस्थापक था। शहादत खां को हम बुरहान उल मुल्क भी कहा करते थे। ध्यान रखिएगा, शहादत खां को हम क्या कहा करते थे? बुरहान उल मुल्क भी कहा करते थे। इसने अवध राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद हैदराबाद आता है। हैदराबाद की स्थापना चिनक्लीज खां ने की थी, जिसको हम निजाम उल मुल्क भी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? निजाम उल मुल्क भी कहा करते थे। इसके बाद अगला जो आता है, जो बरेली के आसपास का जो क्षेत्र आता है, उसको बोलते हैं रोहिलखंड। रोहिलखंड के जो स्थापना की थी, वो की थी आपकी वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां ने। वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां ने किसकी स्थापना की थी? रोहिलखंड वाले क्षेत्र की। इसके बाद आते हैं बंगाल, जो एक मुख्य था, जहाँ से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व बढ़ाना प्रारंभ किया था। इसको हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खां ने की थी। किसने की थी? मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की स्थापना की थी। इसके बाद भरतपुर, जो राजस्थान वाले क्षेत्र में लगता है, उसकी स्थापना किसने की थी? चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। किसने की थी? चूड़ामन और बदन सिंह ने किसकी स्थापना की थी? भरतपुर की। बंगस राज्य, जो फर्रुखाबाद के आसपास वाला क्षेत्र लगता है, उसकी स्थापना किसने की थी? गंगा का दोआबी क्षेत्र है, मोहम्मद खां बंगस ने की थी। और कर्नाटक की स्थापना सादुतुल्ला खां ने की थी। किसने की थी? सादुतुल्ला खां ने कर्नाटक की स्थापना की थी। अब हम इनमें से जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो होगा हैदराबाद। इनमें से जो पहला टॉपिक है हमारा हैदराबाद। इन राज्यों में पहले हम हैदराबाद को पढ़ते हैं। तो हैदराबाद के बारे में बताएं, उससे पहले ये बताएं कि हैदराबाद जैसे, यानी कि हैदराबाद दक्कन वाले क्षेत्र में आता था, तो हैदराबाद को स्वतंत्र करने का सर्वप्रथम जो स्वप्न देखा था, वो देखा था जुल्फिकार खां ने। किसने देखा था? जुल्फिकार खां ने सर्वप्रथम ये स्वप्न देखा कि हम दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे। जुल्फिकार खां को 1708 ईस्वी में बहादुर शाह द्वारा दक्कन का, यानी कि दक्कन का, जिसको हम हैदराबाद दक्कन में ही आता था, दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। उसको दक्कन का सूबेदार बनाया गया, लेकिन ये दक्कन का जो कार्यभार था, वो अपना नायब था इसका एक दाऊद खां, उसके देख रेख में, उसके द्वारा ही दक्कन का कार्यभार क्या था, सारा जो प्रशासन था वो इसकी देख रेख में चलाया जाता था, नायब खां की देख रेख में। आगे चलकर क्या होता है कि 1713 ईस्वी में
1713 ईस्वी में जुल्फ़िकार खां की मृत्यु हो जाती है और उस समय उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि मुग़ल सत्ता में एक नए गुट का जन्म हो चुका था जिसका नाम था सैयद गुट, यानी कि जिसको हम हिंदुस्तानी गुट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आते थे सैयद बंधु। उनमें से दो व्यक्ति थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। दो व्यक्ति थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां जो थे हुसैन अली खां किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे। किंग मेकर मतलब जिसको चाहते थे योग्य पद दिलवाते थे, यहाँ तक कि वो किंग यानी कि मुग़ल बादशाह बनवाने में भी मदद किया करते थे। उनके द्वारा ही मुग़ल बादशाहों को बनाया और हटाया जाता था। तो 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं में की मदद से एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था चिनक्लीज खां। चिनक्लीज खां क्या हुआ, दक्कन का सूबेदार बन बैठा। क्या हुआ, चिनक्लीज खां दक्कन का सूबेदार बन बैठा। और उस समय जब चिनक्लीज खां दक्कन का सूबेदार था तो उस समय दक्कन की राजधानी जो थी, मुख्यालय जो था वो औरंगाबाद हुआ करता था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर 1715 ईस्वी में क्या हुआ, चिनक्लीज खां को मालवा का सूबेदार बना दिया गया। दक्कन से हटाकर इसको कहाँ ले जाया गया, मालवा में। और 1715 ईस्वी में क्या हुआ, 1715 ईस्वी में हुसैन अली खां 1715 ईस्वी में हुसैन अली खां को क्या किया गया, हुसैन अली खां को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। और चिनक्लीज खां को कहाँ भेज दिया गया, चिनक्लीज खां को भेज दिया गया आपका मालवा। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि ये सैयद बंधुओं से क्या था कि सैयद बंधुओं से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे मुग़ल बादशाह और वहाँ के लोग, तो वो इनको क्या करना था, समाप्त करना चाहते थे। इनको समाप्त करने के दौर में क्या हुआ, चिनक्लीज खां ने इनको समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण मदद की। क्या की, चिनक्लीज खां ने इनको समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण मदद की। और इस मदद के जरिए क्या हुआ कि जब इनको ये मदद की गई तो इसको इनाम क्या मिला कि इसको दक्कन का सूबेदार बनाया गया। इसको क्या किया गया, 1722 ईस्वी में दिल्ली में वजीर बना दिया गया। चिनक्लीज खां को दिल्ली में वजीर बना दिया गया। अब दिल्ली में चिनक्लीज खां वजीर बन चुका था तो इसने क्या किया कि जो दक्कन की जो रियासत थी उस दक्कन में इसने मालवा प्लस गुजरात वाले क्षेत्रों को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मालवा और गुजरात वाले क्षेत्रों को भी क्या कर दिया, दिल्ली में वो दक्कन में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, अब चूंकि ये एक बहुत ही शक्तिशाली और कुशल प्रशासक के रूप में माना जाता है चिनक्लीज खां को, तो चिनक्लीज खां ने क्या किया, जब ये वजीर बना तो इसने दिल्ली के शासन को अपने पैरों पे खड़ा करने, उसको सुचारू रूप से चलाने, यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह को कर्तव्य का पाठ पढ़ाने में भी इसने क्या किया, प्रयास किया। लेकिन ये उस प्रयास में असफल रहा। और ये इसका अनुशासन जो था इतना कठोर था कि इसके अनुशासन के कारण दिल्ली के जो लोग थे वो इससे द्वेष भावना करते थे, यानी कि इससे एक तरह से ईर्ष्या करने लगे। तो ईर्ष्या की वजह से क्या हुआ, अब जब इसकी कोई सुनता नहीं था और ये जो चाहता था वो होता नहीं था, तो इसने क्या किया, 1723 ईस्वी में ये शिकार के बहाने कहाँ चला गया, दक्कन भाग गया। शिकार खेलने के बहाने दक्कन भाग गया। जब ये शिकार खेलने के बहाने दक्कन भाग गया तो होता क्या है कि शिकार के बहाने जब ये दक्कन चला जाता है तो ये बात मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को पता लगती है। और जब मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को ये बात पता लगती है तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं। और नाराज़ होने के बाद वो मुवारिस खां नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको दक्कन का पूर्ण रूपेण वायसराय बनाकर भेजते हैं और ये कहते हैं कि निज़ाम को जिंदा या मुर्दा हमारे पास उपस्थित यानी कि सामने लाया जाए। तो चूँकि चिनक्लीज खां यानी कि निज़ामुल मुल्क जो था वो मुबारक खां से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था
और मुबारिज खां पहुंचते हैं और सामने से चिनकलिज खां आता है और ये दोनों सूकरखेड़ा नामक स्थान पर आपस में मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? सूकरखेड़ा नामक स्थान पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर एक युद्ध होता है। उस युद्ध में मुबारिज खां मारा जाता है और चिनकलिज खां जीत जाता है। तब मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को ये लगता है कि अपनी इज्जत बचाना यानी कि अपनी मर्यादा बचाना यहाँ पर सबसे ज़रूरी है और वो चिनकलिज खां को ही क्या करते हैं? वायसराय मान लेते हैं, यानी कि सूबेदार मान लेते हैं दक्कन का, और इसको एक उपाधि देते हैं जिसको बोलते हैं आशफ जहां। आशफ जहां की उपाधि इसको प्रदान करते हैं। चिनकलिज खां जो था, चिनकलिज खां का सफ़र हैदराबाद में भी ठीक ठाक से नहीं चला, क्योंकि इसके जो हैदराबाद था, हैदराबाद पर मराठों का आक्रमण होता रहता था। हुआ क्या कि मराठे जो थे वो भारत में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और मराठों का आक्रमण यानी कि हैदराबाद पर हुआ और हैदराबाद में चिनकलिज खां और बाजीराव प्रथम के बीच एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं पालखेड़ा का युद्ध। ये पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में, ये युद्ध जो हुआ था चिनकलिज खां और किसके बीच में हुआ था? बाजीराव प्रथम के बीच में। जो चिनकलिज खां हार गया था, हारने के बाद इसको एक संधि करनी पड़ी थी जिसको बोलते हैं मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि करने पर चिनकलिज खां को बाध्य होना पड़ा था। इसमें चिनकलिज खां को अपने कुछ क्षेत्र उनको देने पड़े थे। चिनकलिज खां ने क्या किया था, यानी कि निजामुल मुल्क जिसको हम बोलते हैं, चिनकलिज खां ने और क्या किया था कि चिनकलिज खां ने जब नादिर शाह का आक्रमण भारत में हुआ था तो मुग़ल बादशाह यानी कि सम्राट मोहम्मद शाह की इसने मदद की थी और इनके बीच में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में इसने मध्यस्थता भी की थी। जब नादिर शाह भारत से लौट रहा था तो उसने एक बात कही थी मोहम्मद शाह से कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता से अधिक चालाक और महत्वाकांक्षी है और इससे सचेत रहिएगा। नादिर शाह मोहम्मद शाह से ये क्या कहता है कि चिनकलिज खां बहुत ही ज़्यादा चालाक और आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी है, तो इससे सचेत रहिएगा, यानी कि उसने इससे सचेत भी किया था। आगे 1748 ईस्वी में चिनकलिज खां की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1748 ईस्वी में चिनकलिज खां की मृत्यु हो जाती है। चिनकलिज खां के बारे में एक और बात कही जाती है कि हिंदुओं के प्रति काफ़ी उदार था, क्योंकि इसने एक दीवान था जिसका नाम था पूरन चंद, जो एक हिंदू था। इसने अपने यहाँ क्या किया था, उसको दीवान पद पर नियुक्त किया था। किसको? पूरन चंद्र को इसने अपने यहाँ दीवान पद पर नियुक्त किया था। इसके बारे में एक इतिहासकार है जिनका नाम है सिडनी ओवेन। नाम है सिडनी ओवेन। सिडनी ओवेन जो है वो इसके बारे में एक सेंटेंस बोलते हैं कि वो ये कहते हैं कि वह एक चालाक, कूटनीतिज्ञ और अवसरवादी व्यक्ति था। उसने क्या किया कि मुग़ल साम्राज्य को अपने पांवों पर खड़ा करने के लिए अथक प्रयास किया। जब ऐसा ना हो सका तो वो एक नाव में सवार होकर कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ खुद को बचा ले गया। तो ये सिडनी ओवेन ने ये सेंटेंस बोला था। जो सिडनी ओवेन ने ये सेंटेंस बोला था, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आज हमने हैदराबाद को पढ़ा, आगे हम अवध को पढ़ेंगे। धीरे धीरे सारे राज्यों को हम कवर करेंगे और हम जैसे सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत सारे एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा नवीन स्वायत्त राज्य का उदय 18वीं शताब्दी में। उसके बाद सारे से क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नमस्ते।